हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए, जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 49 है और इसमें भी आपको मिलेंगे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। देखिए मित्रों, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप चैनल पे 3 जो हमारी टेस्ट सीरीज आती है मेनली उनको आपने मिस नहीं करना है। उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज और साथ ही सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये टेस्ट सीरीजें हैं। और जितने भी पार्ट मैं अभी तक दे चुका हूँ, आबकारी प्रवर्तन सिपाही का एग्ज़ाम जो आपका 10 जनवरी को है, उस एग्ज़ाम को देने से पहले इन टेस्ट सीरीजों को एक बार ज़रूर रिवीजन के तौर पे देख लें। बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके आगामी परीक्षाओं में। चलिए आज का देखते हैं जीके टेस्ट 49। इसमें भी काफ़ी अच्छे मैंने एमसीक्यूज रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो आपको पता है दोस्तों, शिवाजी जो कि आपको पता है छत्रपति की भी उपाधि जिनके पास थी। कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि छत्रपति की जो उपाधि थी शिवाजी ने कब धारण की थी? तो छत्रपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी अपने राज्याभिषेक के वर्ष यानी कि 1674 में। याद कर लें, इसको महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा था वो कौन था? तो पेशवा कहा जाता था मुख्यमंत्री को, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। थोड़ा क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, शिवाजी का जो शासन था वो वास्तविक संचालन अष्ट प्रधानों के द्वारा होता था। शिवाजी के शासन में अष्ट प्रधान थे, ठीक है, और इन्हीं अष्ट प्रधानों में से एक प्रमुख व्यक्ति होता था जिसको पेशवा कहा जाता था। अब पेशवा का काम क्या होता था? कभी कभी राजा की अनुपस्थिति में जितने भी राजकाज के कार्य होते थे उनकी देखभाल पेशवा करता था, यानी कि अथॉरिटी जो होती थी पेशवा के पास होती थी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, बालाजी विश्वनाथ आपने सुना होगा, बाजीराव प्रथम थे, बालाजी बाजीराव थे, ये सभी पेशवा लोग थे। यानी कि राजा के जस्ट नीचे था पेशवा, एक हिसाब से हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहीं से हमारा है। ठीक है, गुरिल्ला पद्धति बहुत से राजाओं ने अपनाई भारत में। और यहाँ पे जनक पूछा जा रहा है कि किसने गुरिल्ला युद्ध को जन्म दिया था? ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, शिवाजी। तो आपको पता ही है दोस्तों, शिवाजी ने बहुत से बार गुरिल्ला पद्धति को यहाँ पे अपनाया था और इससे उन्होंने मुगलों को काफ़ी परेशान किया था। ठीक है, और हमेशा मुगलों के साथ सफलता पाई थी युद्ध में। गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है छिप के घात लगाकर, मतलब दुश्मन की सेना पर हमला कर देना। वो बिल्कुल तैयार नहीं है और अनएक्सपेक्टेड रूप से हम देख सकते कि हमला हो गया। ठीक है, फिर क्या होता था, शाही सेना होती थी तितर बितर हो जाती थी डर से, क्योंकि उनको वहाँ पे रास्तों का ही पता नहीं है, जंगल का पता नहीं है, और अचानक से हमला हो गया, गुरिल्ला हमला। तो ये चीज़ था। ठीक है, तो शिवाजी ने ही इसको लागू किया था। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मगध आपको पता है 16 महाजनपदों का उदय, थोड़ा बहुत इसके बारे में ज़रूर पढ़ लें किसी भी एग्जाम से पहले, क्योंकि यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन निकल के आता है जब भी हम देखते हैं। कभी पूछ लेता है कि इनमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था कौन सा था, कभी राजधानी पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे जैसे मगध महाजनपद की राजधानी पूछ ली गई है, और मगध महाजनपद ही इसमें बहुत शक्तिशाली राज्य था उसमें, बोल सकते हैं। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, राजगृह ग्रीवरज भी थी इसकी प्रारंभिक राजधानी। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना जो है उसको कहा जाता है। चंपा की अगर बात करें तो चंपा अंग की राजधानी थी। अंग भी एक महाजनपद था, अंग की राजधानी चंपा थी। वहीं कौशल भी एक हमारा महाजनपद था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे हमारे महाजनपद है जिनकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है कि 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो स्वराज शब्द है, स्वराज का मतलब क्या होता है? अपना राज, मतलब जो शासन है हमें दे दिया जाए वो। ठीक है, तो कौन था जिसने स्वराज शब्द को गढ़ा था? तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से आपने समझना है। स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला पहला भारतीय था दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दादा भाई नौरोजी जो थे वयोवृद्ध नेता, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले कांग्रेस के मंच से 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस के मंच से पहली बार देखिए स्वराज शब्द को बोला, यानी कि स्वराज की मांग हुई। वैसे तो हमारा एक स्टेटमेंट भी है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। इसका श्रेय हमेशा बाल गंगाधर तिलक को जाता है। लेकिन जो ये स्वराज शब्द था इसको मूल रूप से गढ़ने वाले जो व्यक्ति थे वो हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने एक सिद्धांत भी दिया था, धन निकासी का सिद्धांत। इसके साथ साथ देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुनाव जीतने वाले वो पहले व्यक्ति भी थे, दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखेंगे, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इनसे हमेशा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर थी?
देखिए टीपू सुल्तान अपने टाइम का बहुत ही एक प्रतापी राजा हुआ, मैसूर का राजा था ये, ठीक है। हालांकि जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें फाइनली टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो टीपू सुल्तान का यहाँ पे पूछा जा रहा है राजधानी, तो राजधानी थी इसकी श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, श्रीरंगपट्टनम, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस वर्ष टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध जब होता है तो हमारे 1799 वाला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ चौथा, उसमें टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो गया। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन से भाग में सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों के द्वारा होती है? एंड द राइट आंसर इज नो डाउट, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें सबसे बड़े राज्य को ही पिक करेंगे हम, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर इसमें, ऑप्शन डी। तो नहर सिंचाई पद्धति यहीं पे सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तमिलनाडु और जैसे साउथ इंडियन स्टेट पूछे जाते हैं ना आपसे, तो साउथ इंडियन स्टेट्स में क्या होता है, ज़्यादा जो हमारे तालाब या पोखर होते हैं उनसे ज़्यादा सिंचाई होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? एक तरफ हमारा परियोजना दी है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं, तो बताना है यहाँ पे कौन सी परियोजना गलत है। तो देखिए कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर, बिल्कुल सही है। शरावती परियोजना जो है कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। बाली मेला परियोजना जो है ओडिशा में है, ये भी बिल्कुल सही है। सबरीगिरी परियोजना जो कि गुजरात में नहीं है, सबरीगिरी जो परियोजना है ये केरला में है, यानी कि केरल होगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें गलत है। सबरीगिरी जो परियोजना है वो केरल में है, ठीक है। और गुजरात की मैं बात करूँ तो गुजरात की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किसकी खेती होती है? तो जो भी हमारा भारत का सिंचित भाग है, सिंचाई वाला भाग, उसमें हम देखें तो किस फसल का सबसे ज़्यादा खेती की जाती है यहाँ के लोगों के द्वारा? अच्छा क्वेश्चन है भी। तो देखिए सिंचित क्षेत्र होगा तो मान के चलिए ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता होगी वहाँ पे, और जो जलोढ़ मिट्टी है हमारी वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहते हैं किसके लिए? धान की खेती के लिए। तो ऑप्शन 20 में बिल्कुल सही उत्तर है। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है किसकी? धान की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन आपका बन जाता है जैसे नकदी फसलें कौन सी होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, नकदी की फसलें कौन सी होती हैं। तो कुछ फसलों को नकदी फसलों में रखा जाता है, जैसे कपास हो गई, इसके साथ तंबाकू हो गया, चाय हो गई हमारी, ठीक है। तो ये हमारी सभी, और गन्ना हो गया, ये भी नकदी फसल में आता है, ठीक है। नकदी फसल का मतलब ये होता है कि जैसे फसल का हम उत्पादन कर लेते हैं तो उत्पादन के तुरंत बाद वो क्या होता है, ऑन डिमांड मार्केट में चले जाता है, स्टॉक में कम रहता है वो। जैसे खाद्यान्नों की बात करते हैं तो उनको नकदी फसलों में नहीं रखा जाता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको याद रखना है ये। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? पीत क्रांति, पीत का मतलब, पीत पत्रकारिता आप पढ़ते हैं ना, येलो जर्नलिज्म, पीत का मतलब होता है येलो। तो बताइए अब जो येलो रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है? तो भारत में पीत क्रांति संबंधित है, ऑप्शन बी, तिलहन उत्पादन के साथ, तिलहन उत्पादन, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भारत में पीत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो 1986 से हुई थी, लगभग 1986 से शुरुआत हुई थी इसकी। और तिलहन जो होती है ना, तिलहन की फसलें, उनके ज़्यादा उत्पादन के लिए क्रांति शुरू हुई। अब तिलहन की फसलें कौन सी होती हैं? तिलहन यानी कि तेल की फसलें, जिनसे तेल प्राप्त होता है हमें, जैसे हो गया सरसों, सरसों के साथ हमारा मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी, ये सभी हमारी तिलहन की फसलें हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है इनमें से? आपको फसलों के प्रकार भी याद रखने होंगे एग्जाम में जाने से पहले, जैसे खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी होती है, जायद की फसलें कौन सी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो गेहूँ है ये खरीफ की फसल नहीं है, गेहूँ जो है रबी की फसल है, ठीक है, गेहूँ रबी की फसल है, रबी। और जो खरीफ फसलें होती है वो होती है चावल, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी हमारे खरीफ फसलें। वहीं रबी फसलों की बात करें तो गेहूँ हो गया, गेहूँ के साथ हम चना उगाते हैं, जौ, सरसों, अलसी, ये सभी हमारी रबी की फसलें होते हैं। जायद की फसलों में जो हमारे ग्रीष्म काल में होते हैं, जून के फर्स्ट सप्तांत में जो हमारी फसलें तैयार होती हैं ना, जून के महीने में मान सकते हैं, तो वो जायद फसलें कहलाती हैं। जैसे कि हमारे खीरा हो गई, ककुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, तरबूज, ठीक है, मस्क मेलन हो गया, खरबूज, ये सभी तरबूज, खरबूज, सीताफल, ये सभी हमारे क्या होते हैं, जायद फसलों में रखे जाते हैं एक हिसाब से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान है? तो सर्वाधिक चाय के बागान वाला राज्य कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन है असम।
असम राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान है। आसाम की जो टी है बहुत फेमस है। आसाम के कुछ प्रमुख प्लेस है जैसे डिब्रूगढ़ है, धरांग है, गोलपाडा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चाय की खेती होती है। ठीक है। अगर देश की हम बात करें तो भारत देश का कुल 50% चाय का उत्पादन अकेले असम राज्य में होता है। भारत का कुल 50% पूरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अभी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो गैर परंपरागत स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा आप इस शब्द को समझ पाते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो इस शब्द को नहीं समझ पाते। गैर परंपरागत और परंपरागत स्रोत क्या होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आंसर देता हूँ तब समझाऊंगा मैं आपको। पूछा जा रहा है कि कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस जो होती है वो गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत वो स्रोत आते हैं मित्रों जो लगातार बनते जाते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार शक्ति। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा। ये ऐसी ऊर्जाएं हैं जो निरंतर चलती रहती हैं, कभी खत्म नहीं होती। गैर परंपरागत ऊर्जाओं में उन ऊर्जाओं को रखा जाता है, साधारण शब्दों में बता रहा हूँ मैं आपको, जो कभी खत्म नहीं होंगी। सौर ऊर्जा कभी खत्म होगा? सौर ऊर्जा हमेशा देखिए उसमें हीलियम का विस्फोट होते जा रहा है, हाइड्रोजन हीलियम का। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, नाभिकीय हमारा संलयन हो रहा है। क्या सूर्य की ऊर्जा कभी खत्म होगी? बहुत मुश्किल है। ऐसे पवन, जब तक ये धरती है पवन चलते रहेगी। तो ये हमारे होते हैं ऐसे सोर्सेज जो हमारे चलते रहते हैं, खत्म नहीं होंगे कभी। और परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? परंपरागत स्रोत में वो स्रोत हैं जो कभी ना कभी खत्म हो सकते हैं, जिनको बचाना होगा हमने भविष्य की जनरेशन के लिए। जैसे क्या? जैसे गैस, पेट्रोल। ठीक है, प्राकृतिक गैस, कोयला। ये सभी क्या है हमारे परंपरागत स्रोत, जिनको हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफाइन किया है, खोदा हुआ है हमने, और इनका यूज करते हैं हम। लेकिन पेट्रोल के भंडार जो है सीमित मात्रा में है, कोयले के भंडार जो है सीमित मात्रा में है। एक दिन तो ये समाप्त हो ही जाएंगे ना। लेकिन सौर ऊर्जा क्या कभी समाप्त होगी? नहीं होगी। तो ये अंतर होता है परंपरागत और गैर परंपरागत में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा ऊर्जा का स्रोत होता है जिससे हमारा भूमंडलीय तापमान बहुत कम बढ़ता है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट होता है वो चीज़ें कम हो जाती है। तो कौन सी यहाँ पे मेथड है, वो कौन सा सोर्स है एनर्जी का? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो भूतापीय जो ऊर्जा है, तो इससे क्या होता है मित्रों, ये हमारा सबसे बेहतरीन स्रोत है देखा जाए ऊर्जा का। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा। इससे क्या होता है, भूमंडलीय तापमान बहुत कम बढ़ता है। बाकी कोयले से बढ़ेगा, ये प्राकृतिक ऊर्जा से भी बढ़ता है। पेट्रोलियम से क्या होता है, पेट्रोलियम हमारा विस्फोट होगा इंजन में जाके, उससे जो धुआं निकलता है, धुएं से पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन से क्या होगा, वही चीज़ें होंगी वातावरण में जो इफेक्ट होता है, और उसके बाद धीरे धीरे हमारा वायुमंडल गर्म होता है। ग्लोबल वार्मिंग जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हैं सभी यही गैसें तो हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन से ही हमारे जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज में मुख्य योगदान उसी का है। ठीक है, वायुमंडल का तापमान बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट है एक हिसाब से। और इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो होता है हमारा, जो हमारे नेचुरल ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगते हैं, और क्या होता है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगता है। जो छोटे छोटे देश हैं समुद्र के किनारे हैं वो देश जलमग्न हो जाएंगे एक दिन। पृथ्वी का अधिकांश भाग डूबने लगेगा अगर जलस्तर बढ़ेगा। तो ये खतरा है बहुत बड़ा। ठीक है, इसलिए आप लोग भी एक पेड़ लगाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी है? तो जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ कौन से हैं? तो यहाँ पर यूकेलिप्टस नामक पेड़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यूकेलिप्टस, ध्यान रखेंगे। यूकेलिप्टस जो पेड़ होता है इसका प्रयोग कागज़ उद्योग में भी होता है, हल्के चीज़ों में होता है, जैसे माचिस की तीली हो गई। ये ऐसी मतलब हल्की हल्की चीज़ें जो बनाई जाती हैं उसके लिए प्रयोग होता है पेड़। लेकिन यूकेलिप्टस जो है मित्रों, ये बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे चीड़ का वन होता है ना, वहाँ पे जल स्रोत आपको मिलेगा ही नहीं कभी। वैसे यूकेलिप्टस को भी पर्यावरण में आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें। किस वृक्ष को आतंकवादी वृक्ष भी कहा जाता है? तो आतंकवादी वृक्ष यूकेलिप्टस को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी ये होगा भूमिगत जल बिल्कुल निचोड़ के रख देगा, ये पानी नहीं होगा वहाँ पे, सोख देगा पूरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गठबंधन सरकार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो गठबंधन जो सरकार होती है उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल उपयुक्त है, बताइए। ठीक है, ध्यान से समझिए।
तो बहुत से गठबंधन आप सुनते होंगे ना, जैसे कि अभी गठबंधन हम देखते हैं सेंट्रल में एनडीए एक गठबंधन है, यूपीए एक गठबंधन है। ऐसे हमने पिछले कुछ चुनाव में देखा था, एक बहुत बड़ा गठबंधन आया था, महागठबंधन। ठीक है, तो ये गठबंधन होते हैं, मतलब विभिन्न दल जब आपस में मिल जाते हैं उनको, उसी को गठबंधन कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? ठीक है, तो जब भी कोई गठबंधन बनेगा दोस्तों, वहाँ पे क्या होगा? हमेशा शक्तियों के विभिन्न स्तरों को साझा करना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? शक्तियों के विभिन्न स्तरों को साझा करना। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी कि माफ कीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि शक्तियों का दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच साझा करना। समझ पा रहे हैं इसका आंसर? देखिए, गठबंधन बनेगा, फॉर एग्जांपल कोई भी दो या तीन दल आपस में मिलेंगे जब कोई चुनाव लड़ने के लिए, और मान के चलिए जैसे 10 सीटें हैं, 10 सीटों में हमारे तीन दल एक हो गए। ठीक है, 3 सीटें एक को मिली, 3 सीटें एक को मिली, और 4 सीटें एक दल को मिली। ये 3 जीत गए, ये 3 भी जीत गए, ये चारों जीत गए, यानी कि 10 का जो गठबंधन बना था वो जीत गया। लेकिन अब ये 10 के 10 लोगों सत्ता में बैठेंगे, तो इन 10 के 10 लोगों में जो राजनीतिक शक्ति है वो डिवाइड हो जाएगी ना, सबके पास होगी। क्योंकि ये हटेगा तो गठबंधन टूट जाएगा, हो सकता है उसका जो बहुमत है वो खत्म हो जाए। ये हटेगा तो इन दोनों का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, गठबंधन सरकार में हमेशा क्या होगा, शक्तियों का दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच में बंटवारा हो जाएगा, यानी कि शक्तियों को हम साझा कर देते हैं, यानी कि किसी एक दल के पास पूर्ण शक्ति नहीं रहती। ठीक है, आप समझ ही पाते होंगे इसको, न्यूज़ में भी आप बार बार देखते हैं। अगर कभी बहुमत मिल जाता है किसी सिंगल दल को तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे अभी हम वर्तमान समय की बात करें, उत्तराखंड में हम ले लेते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के पास अभी 57 सीटें हैं। ठीक है, तो अभी बीजेपी को किसी गठबंधन या किसी अन्य सहयोगी पार्टी की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो बहुमत के आंकड़े से बहुत ऊपर है। अगर यहीं पर हमारी बीजेपी की जो सीटें होती मात्र 30 होती, ठीक है, और उसको हमारा बहुमत का जो आंकड़ा है उत्तराखंड में सरकार में 36 सीटों का है, क्योंकि 70 सीटें हैं तो 36 सीटें चाहिए। अगर बीजेपी के पास 30 ही सीट होती, इसको 6 सदस्य कहीं और से लेने पड़ते अन्य पार्टियों से या निर्विरोध, तो उन 6 लोगों को भी कहीं ना कहीं क्या होता, शक्तियों का विभाजन करना पड़ता है, यानी कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर या कुछ बनाना पड़ता है। तो यही चीज़ है, गठबंधन सरकार में हमेशा क्या होता है, राजनीतिक दलों में शक्तियों का विभाजन हो जाता है। ठीक है, समझ पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार की सरकार निःशुल्क एवं निष्पक्ष चुनाव द्वारा चुनी जाती है, जहां वर्तमान सरकार को अपना शासन खोने की प्रबल संभावना रहती है? फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया ये। ठीक है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे अंतर है क्वेश्चन में। तो कौन सी ऐसी सरकार होती है जो निःशुल्क और निष्पक्ष चुनाव द्वारा चुनी जाती है और जहां वर्तमान सरकार को अपना शासन खोने की प्रबल संभावना रहती है? तो ऐसा हमेशा होता है किसमें? डेमोक्रेसी में, यानी कि लोकतांत्रिक। ठीक है, तो डेमोक्रेसी जो होती है उसमें हमेशा ये देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम बोलें तो लोकतांत्रिक जो स्वरूप होता है वो सबसे स्वच्छ और पारदर्शी स्वरूप है किसी भी सरकार का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो दिए गए विकल्पों के आधार पर आपने बताना है इनमें से बिल्कुल जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है, वो कौन सा है? जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम सभा या क्षेत्र पंचायत? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब कितना यहाँ पे कन्फ्यूजन डाल दिया गया है, क्योंकि सभी चीज़ें यहाँ पे निर्वाचन से ही हो रही हैं, लेकिन इनमें से एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, वो है ग्राम सभा। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए जिला पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ये जितने भी हमारे पंचायतें होती हैं इनका निर्वाचन हालांकि हमारे जैसे अन्य चुनाव होते हैं वैसे ही होता है जनता के द्वारा ही, लेकिन जो इनमें सदस्य चुने जाते हैं उन सदस्यों की आपस में बैठकें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक पूरे रीजन की बैठक उसमें करवाई जाती है। लेकिन ग्राम सभा में थोड़ा अंतर है। ग्राम सभा में जो चुनाव होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसलिए ग्राम सभा का चुनाव होता है, फिर हमारा ग्राम प्रधान चुना जाता है। लेकिन जब जब ग्राम सभा की बैठक होती है उसमें प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो गाँव के सभी लोग भाग लेते हैं, इसीलिए ग्राम सभा को भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि ग्राम स्तर पर लोगों द्वारा ग्राम सभा की कार्रवाई में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है ग्राम सभा में हमेशा, इसलिए इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो कोई भी लोकतांत्रिक संस्था है तो उसके डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण घटक है दिए गए विकल्पों के आधार पर? तो बहुत सिंपल सा आंसर होगा इसका, व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान। ठीक है, तो आदमी के जो भी हमारे इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको यहाँ पे रिस्पेक्ट देनी होगी किसी भी लोकतंत्र में, यानी कि उसके सभी अधिकारों को सुरक्षित भी रखना होगा, तब जाके क्या होगा हमारे यहाँ पे लोकतंत्र की एक समुचित परिभाषा बन पाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष तक भारत में केवल एक पार्टी का प्रभुत्व था?
तो कौन सा वर्ष था जहाँ तक मतलब भारत में केवल एक ही पार्टी का प्रभुत्व था? आपको पता ही है, देश की आज़ादी से पहले अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर जिस पार्टी ने अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाई थी वो कौन थी? कांग्रेस पार्टी थी। क्या कांग्रेस पार्टी के अपोजिट कोई पार्टी और थी? उसमें कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी। छोटी छोटी रीजनल पार्टियाँ तो बनी थी लेकिन कोई एक बड़ा नाम उभर कर नहीं आया। मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, केंद्र में, ठीक है। लेकिन फाइनली क्या हुआ 1977 में, यानी कि 1977 में, 1977 में पहली बार देखिए भारत में कांग्रेस पार्टी का शासन क्या हुआ? ब्रेक हुआ। और यहाँ पर पहली बार जनता दल की सरकार बनी थी। आपको पता है ना, जनता दल की सरकार बनती है लेकिन हालांकि लंबे समय तक नहीं रहती है, ठीक है। तो 1977 में आपको पता होना चाहिए जनता दल सरकार बनाती है। यहाँ पे कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त होता है, लेकिन हालांकि फिलहाल फिर कांग्रेस आ जाती है वापस से। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज हमने रीजनिंग का ऐड कर दिया इसमें। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिए अगर 121 का अनुपात 12 से है तो 25 का किससे होगा? ठीक है, तो 121 अगर 12 के बराबर आ रहा है, यहाँ पे अनुपात पर रखा गया है, 121 का संबंध 12 से है तो 25 का किससे होगा? तो यहाँ पे देखिए सिंपली क्या करें, पहले इस वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब जाके इधर का बन जाएगा हमारा राइट साइड का। लेफ्ट साइड में 121 रखा है उसने और इसको हमने 12 दिया है, ठीक है। थोड़ा लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या किया, देखिए उसने 121 का अंडर रूट लिया है। अगर अंडर रूट मैं 121 करूँ तो 121 किसका वर्ग होता है? 11 का, ठीक है। और इसमें इसने +1 कर दिया है, तो 11 में जैसे हम 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 12। समझ पाए ना? 121 का उसने क्या किया, वर्गमूल निकाला है। तो 121 का वर्गमूल 11 होता है और 11 में 1 जोड़ा है, 12 आ गया। तो ऐसा ही मेथड इस तरफ भी करते हैं। चलिए 25 है, 25 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है, अंडर रूट। तो 25 का वर्गमूल होता है 5, 5 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 6। जैसे हमने 11 में 1 जोड़ा 12 आया था, वैसे 25 का 5 आ गया, 5 में 1 जोड़ा 6, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन करने भी आवश्यक हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आप उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर टेस्ट सीरीज के साथ साथ हमारे जो रीजनिंग के डिस्क्रिप्टिव सेशन है उनको जरूर वॉच कीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको परीक्षा में। चलिए मिलेंगे जल्दी दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें। कोई डाउट क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और साथ ही हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, हमारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे प्रैक्टिस सेट है, बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और जल्दी आबकारी प्रवर्तन सिपाही के लिए भी वहाँ पे टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, खूब सारी मेहनत करें। रिवीजन का टाइम है अभी, कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें, जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाएं एग्जाम से पहले, यही सफलता का एक मूल मंत्र है। सो मिलेंगे जल्दी, अपना ध्यान रखें गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय उत्तराखंड।